हेलो एवरीवन। तो चलिए पिछले लेक्चर तक हम लोग ने क्या किया था, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर दिए थे टॉपिक। उसमें हम लोग ने दो टॉपिक को डिवाइड किया था। पहले तो तीन तरह के इवेंट्स होता है वो हम लोग ने देखा था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में भी दो तरह का इवेंट्स था। एक क्या था, गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट फॉर्मेशन हम लोग अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग गैमेट ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, सेल डिवीजन इन गैमेट फॉर्मेशन। मतलब गैमेट फॉर्मेशन होने के समय किस तरह का सेल डिवीजन होता है वो हम लोग को पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि पेरेंट दो तरह का हो सकते हैं, या तो डिप्लॉयड पेरेंट या तो हैप्लॉयड पेरेंट। तो दोनों केस को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहले अगर मान लीजिए कि पेरेंटल क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉयड है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर एन है, तो इस केस में किस तरह का गैमेट का फॉर्मेशन होते समय डिवीजन होगा। तो अगर मान लीजिए कि पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर एन है और हमको बनाना क्या है, गैमेट। गैमेट का भी क्रोमोसोम नंबर एन ही बनाना है। तो एन से एन बनाना है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, हम लोग जानते हैं। अच्छा, एन जो है किस किस टाइप का ऑर्गेनिज्म में एन क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होता है ये भी देख लीजिए। जैसे बैक्टीरिया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया, फंगी, ब्रायोफाइट, मतलब जितना भी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो लोग में क्रोमोसोम नंबर एन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ने देखा क्या कि क्रोमोसोम नंबर एन होगा पेरेंट का, ये पेरेंट का ध्यान रखिएगा, पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर एन होगा, तो ऑफ स्प्रिंग का क्रोमोसोम नंबर भी एन होना पड़ेगा, यानी गैमेट हमेशा तो एन होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एन से एन बनाने के लिए माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। अब मान लीजिए कि अगर हमारा पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो उस केस में किस तरह का सेल डिवीजन होगा। हालांकि ये सब टॉपिक हम लोग ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन बुक में दिया हुआ है अलग से, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग से पढ़ लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो 2n क्रोमोसोम नंबर किस किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है आप लोग जानते होंगे। जैसे ये सब को छोड़ के, ब्रायोफाइट छोड़ दे तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये सब में क्या होता है, ये सब डिप्लॉयड पेरेंट है। तो गैमेट तो हमेशा एन ही बनेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि गैमेट हैप्लॉयड पेरेंट हो या फिर डिप्लॉयड पेरेंट हो, गैमेट तो हमेशा एन ही बनना है। तो 2n से n बनने में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि 2n हाफ हाफ यहाँ पर घट जा रहा है, यहाँ 2n है तो यहाँ n हो जा रहा है। तो रिडक्शनल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो यानी कि हम लोग ने देख लिया कि हैप्लॉयड पेरेंट हो या डिप्लॉयड पेरेंट हो, गैमेट हमेशा क्या बनेगा, हैप्लॉयड ही बनेगा। और अगर हैप्लॉयड पेरेंट से हैप्लॉयड गैमेट बनाना है तो माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, डिप्लॉयड पेरेंट से हैप्लॉयड गैमेट बनाना है तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है। अब एक और पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। इन डाइकोट प्लांट, in dicot plant the cell which do reductional division, मतलब वह सेल जो कि रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस वाला डिवीजन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, आर कॉल्ड मियोसाइट। ये चीज ध्यान रखना है कि जो सेल रिडक्शनल डिवीजन करते हैं उनको मियोसाइट बोलते हैं, जो सेल माइटोटिक डिवीजन करते हैं उनको मियोसाइट नहीं बोलते। ये चीज ध्यान रखना है, जो सिर्फ मियोसिस करेंगे उन्हीं को मियोसाइट बोला जाता है। अब देखिए कि आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा तो वहां पर क्या रहेगा, एक और टॉपिक है जो कि फिगर के रूप में दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फिगर दिया हुआ है। टॉपिक है डाइवर्सिटी इन सेक्सुअलिटी,
यानी कि डाइवर्सिटी मतलब होता है कि किस किस तरह का ऑर्गेनिज्म में कैसा कैसा सेक्सुअलिटी पाया जाएगा, उसको बुक में फिगर के थ्रू दिया हुआ है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि अर्थवॉर्म का फिगर दिया हुआ है, आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा तो और भी सारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अर्थवॉर्म क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि उसी के बॉडी में यहाँ पर आपको इमेज भी दिख रहा होगा, देखिए। तो इस इमेज में क्या है कि अर्थवॉर्म का फिगर दिया हुआ है और उसका किसी एक सेगमेंट को जूम करके उसको दिखाया हुआ है, उसके बॉडी के अंदर में किस तरह से एनाटॉमी प्रेजेंट है वो दिखाया हुआ है। यानी कि इसमें दिखाया जा रहा है कि एक ही बॉडी के अंदर फीमेल और मेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है, यानी कि मोनोसियस है। आपको यहाँ पर कॉकरोच का फिगर दिख रहा होगा। कॉकरोच में क्या है कि यहाँ मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि फीमेल कॉकरोच का मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली डिफरेंट दिखने में होगा एज कंपेयर टू मेल कॉकरोच। तो यानी कॉकरोच क्या है, डाइसियस है, यानी यूनिसेक्सुअल है। उसी तरह से यहाँ कारा है, कारा एक तरह का प्लांट है, उसमें क्या है कि उसका लीफ आपको, वो कारा एक तरह का ब्रायोफाइट फाइलम के अंदर आता है। तो इस प्लांट में आपको लीफ दिख रहा होगा, तो हालांकि मेल और फीमेल लीफ में कोई अंतर नहीं होता है, बस इसमें आपको क्या ऊपर में जो फ्लावर दिख रहा है उसमें आपका एक में इनरेगुलर शेप का फ्लावर जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा और एक में रेगुलर शेप का फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो जो रेगुलर शेप का फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या है, फीमेल है, और जो इरेगुलर शेपेड है ऊपर का स्ट्रक्चर वो क्या है, मेल का रहा। उसी तरह से आपको मार्सेंटिया का भी दिख रहा होगा, ये क्या है, प्लांट है, यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। स्वीट पोटैटो का भी एग्जांपल दिया हुआ है। स्वीट पोटैटो यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में हम लोग ले सकते हैं, पोटैटो नहीं है, स्वीट पोटैटो। तो पोटैटो जो होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होता है, लेकिन स्वीट पोटैटो में क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है, यानी कि वो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों बनाने के लिए कैपेबल है। तो यहाँ पर आप लोगों ने डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी को देखा कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह का सेक्सुअलिटी हो सकता है, मोनोसियस भी हो सकता है, डाइसियस भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है जो कि टेबल 1.1 है। वो हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आपको 3 कॉलम दिया हुआ है। एक कॉलम में ऑर्गेनिज्म का नेम दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में आपको क्रोमोसोम नंबर ऑफ मियोसाइट दिया हुआ है, यानी कि ये सेल जो कि मियोसिस करते हैं 2n, और एक कॉलम में आपका क्रोमोसोम नंबर गैमेट दिया हुआ है, मतलब n। तो दिया हुआ है कि किस किस ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर 2n में कितना होता है और n में कितना होता है। तो हम लोग को कोई एक भी पता चल जाएगा तो हम लोग दूसरा निकाल लेंगे। जैसे अगर 2n पता है तो हाफ करके n निकाल लेंगे, n पता है तो डबल करके 2n निकाल लेंगे। तो सारा आपको याद करने का जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा आप लोग को याद करना है। फर्स्ट वन आपको याद करना है, पहला ह्यूमन बीइंग का, जो कि सबको पता होना ही चाहिए, 46 होता है, 2n 46 एंड n उसका आधा 23। नेक्स्ट आप लोग को फ्रूट फ्लाई का याद रखना है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। यहाँ हम लोग को चैप्टर इनहेरिटेंस में मेंडल्स का प्रिंसिपल में इसका यूज हुआ था, वहां पर हम लोग को जेनेटिक्स में पढ़ना है। और आपको किस किस का याद रखना है, ऑफिग्लोसम, ये चीज याद रखना है, ऑफिग्लोसम। ये हम लोग को थोड़ा स्पेशल है इसलिए याद रखना है। यानी कि इसमें क्या है कि ऑफिग्लोसम में ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कि क्रोमोसोम नंबर 1000 से भी ज्यादा होता है, 1000 से भी ज्यादा क्रोमोसोम नंबर इसमें प्रेजेंट होता है। फोर्थ आप लोग को कौन कौन सा याद रखना है, फोर्थ आप लोग को याद रखना है बटरफ्लाई का। अब बटरफ्लाई का क्यों याद रखना है ये भी देख लीजिए। बटरफ्लाई क्या है, बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका अगर हम लोग एनाटॉमी में क्रोमोसोम नंबर देखें तो कितना होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग से डबल होता है बटरफ्लाई का क्रोमोसोम। तो इसको हम लोग को याद रखना है, ये चारों आप लोग को ध्यान से नोट कर लेना है और इसको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं।
तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, पहला जो हमारा इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन, वहां पर हम लोग ने दो इवेंट अलग में सब इवेंट्स में डिवाइड किया था। पहला गैमेट फॉर्मेशन, तो अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा उसमें गैमेट का हर एक तरह का फॉर्मेशन में कौन कौन सा प्रोसेस आता है, किस तरह का डिवीजन आता है, कैसा कैसा ऑर्गेनिज्म में कैसा कैसा गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये सब हम लोग ने देख लिया। अब इसका सेकंड टॉपिक क्या है, गैमेट ट्रांसफर। सेकंड टॉपिक डालिए गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को एक जगह पे आना पड़ेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा। तो अब दोनों को एक जगह लाने के लिए क्या 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 फंडा है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो अगर मान लीजिए सबसे पहली बात कि दोनों को पास आना बहुत जरूरी है, यानी कि फिजिकल मीटिंग होना दोनों का बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल मीटिंग ऑफ गैमेट्स। कौन कौन सा, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इज वेरी इसेंशियल, यानी कि फिजिकल मीटिंग होना गैमेट्स का बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के लिए तो यही ना है, फिजिकल मीटिंग, दोनों पास आएगा तब तो फ्यूज होगा। अब देखिए जनरली मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में फीमेल जो गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है, यानी कि वो मूव नहीं करती। क्यों? क्योंकि नॉन मोटाइल गैमेट इसलिए होती है क्योंकि वो हैवी होती है और बड़ी होती है शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में, इसलिए वो नॉन मोटाइल होती है। इसका रीजन मैंने पहले भी आप लोग को बता चुका है पिछले लेक्चर में कि नॉन मोटाइल इसलिए होती है क्योंकि फीमेल गैमेट को क्या न्यूट्रिशन कैरी करना पड़ता है एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए वो बड़ी होती है। तो यानी कि पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान से नोट कीजिए, जनरली इन मेजॉरिटी फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल, यानी कि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है। क्यों होती है, रीजन भी लिख लीजिए, नॉन मोटाइल क्योंकि हेवी एंड लार्ज, यानी कि हेवी होती है और बड़ी होती है। और वही हम लोग देखें हैं कि इन जनरली मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड मेल गैमेट्स आर मोटाइल, यानी कि मेल गैमेट मूव करता है और फीमेल गैमेट के पास जाता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि वो बहुत स्मॉल एंड लाइट, मतलब हल्का होता है, इसलिए वो आराम से मूव कर सकता है। यानी मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है कि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है और मेल गैमेट मोटाइल होता है, लेकिन एक्सेप्शन तो होना जरूरी है। तो आप लोग ध्यान से नोट कीजिए, बट इन सम एल्गी, यानी कि कुछ एल्गी में और कुछ फंगी में, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होती है किसी किसी केस में। कुछ एल्गी और कुछ फंगी के केस में हम लोग देखें तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही मूवेबल होती है, मतलब दोनों मूव करके एक दूसरे के पास जाती है और फिर फ्यूज हो जाते हैं दोनों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि गैमेट ट्रांसफर कैसे कैसे होता है, ये सब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों गैमेट आना, पास आना बहुत जरूरी है। जनरली मेजॉरिटी में क्या होता है कि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है, मेल गैमेट मोटाइल होता है। क्यों होता है ये भी हम लोग रीजन देख लिए, एक्सेप्शन भी देख लिए, कुछ एल्गी और फंगी में दोनों ही मोटाइल होता है। नेक्स्ट अब मीडियम का बात करें तो आखिर गैमेट मूव करेगा तो उसके लिए कुछ तो मीडियम चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग ह्यूमन बींग का ही बात लें तो ह्यूमन बींग में मेल का सीमेन हम लोग देखें
तो सीमेन अलग चीज होता है, स्पर्म अलग चीज होता है। तो स्पर्म को मूव करवाने के लिए जो जो लिक्विड्स प्रेजेंट होता है उसको टोटल को ओवरऑल मिला करके हम लोग सीमेन बोलते हैं। तो उसी तरह से किसी भी गैमेट को मूव करने के लिए मीडियम का बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे जो मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडीज इनका नहीं है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये लोग का मीडियम क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर जनरली मीडियम होता है स्मॉलेस्ट या फिर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म का। और जो हाईएस्ट मतलब हायर लेवल में ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि क्या हो गया, ब्रायोफाइट को छोड़ दीजिए, टेरिडोफाइट को छोड़ दीजिए, तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब के लिए क्या चाहिए, कुछ और मीडियम्स चाहिए। तो वो क्या क्या मीडियम्स है हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ पर पॉइंट्स लगाइए इस तरह से, ध्यान से अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। मीडियम फॉर ट्रांसफर, गैमेट के ट्रांसफर के लिए मीडियम होना, कैसा कैसा मीडियम होना जरूरी है, ये देखिए। प्लांट का बात हम लोग कर रहे थे, तो इन सेवरल सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, water is the medium for gamete transfer। यानी कि बहुत सारे ऐसे सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जनरली वाटर को ही अपना मीडियम बना के रखते हैं गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए। एक और पॉइंट लगाइएगा कि मेल गैमेट जो होता है वो हमेशा ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। क्यों होता है मैं आपको रीजन बताता हूं, पहले आप लोग पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए। मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, जैसे कितना लार्ज, 1000 टाइम अप्रोक्स, 1000 टाइम मोर देन फीमेल गैमेट। अब ऐसा क्यों होता है कि फीमेल गैमेट हमेशा कम क्वांटिटी में क्यों प्रोड्यूस होती है और मेल गैमेट ज्यादा क्वांटिटी में क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि देखिए हम लोग ने यहाँ पॉइंट क्या लगाया था कि जनरली फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होती है और मेल गैमेट्स मोटाइल होता है। यानी कि मेल गैमेट को जाना है फीमेल गैमेट के पास फ्यूज होने के लिए। अगर मान लीजिए कि ये छोटा सा कोई वाटर का सरफेस है, ठीक है, ये बहुत बड़ा लेकिन हम लोग उसका छोटा सा पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, मैं इसको ब्लैक से बनाता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि फीमेल गैमेट है, अब मेल गैमेट यहाँ पर अगर रिलीज होगा, मान लीजिए कि मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज होगा, तो वो जरूरी थी नहीं कि यहाँ पर जाके फीमेल गैमेट के पास सिग्नल को पहुंचाए कि भाई फीमेल गैमेट यहाँ पर है, मेल गैमेट को सिग्नल पहुंचाएगा, तुम जल्दी से आके इसके साथ फ्यूज हो। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो मेल गैमेट अगर यहाँ पर फ्यूज मतलब मेल गैमेट अगर यहाँ पर है तो इसको कैसे पता चलेगा कि फीमेल गैमेट यहीं पर है? ये तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए मेल गैमेट बहुत सारा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि कोई ना कोई गैमेट तो फीमेल के साथ जाकर के फ्यूज कर ही जाएगा। इसीलिए क्योंकि मेल गैमेट मूवेबल होता है तो मेल गैमेट को जाना है फीमेल गैमेट के पास फ्यूज होने के लिए। तो मेल गैमेट ज्यादा होगा तभी ना ज्यादा से ज्यादा चांस बनेगा कि फ्यूजन होने का। तो आई थिंक कि आप लोग रीजन समझ गए होंगे कि मेल गैमेट ज्यादा क्वांटिटी में क्यों प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फीमेल गैमेट एक ही प्रोड्यूस हो, जैसे ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में एक बार में एक ही फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होती है और मेल गैमेट बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ मतलब स्पर्म्स एक बार में सीक्रेट होते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत मतलब 10 टाइम्स to 100 टाइम्स मतलब 100 to 1000 मतलब
फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है एक बार में। जैसे कि अगर आप लोग फ्रॉग का एग्जांपल है, तो फ्रॉग एक बार में, फीमेल फ्रॉग एक बार में अप्रोक्स 100 एग मतलब वाटर में डिस्पैच कर देती हैं, और फिर वहां से कुछ थाउजेंड्स ऑफ मेल गैमेट आकर के उसके साथ फ्यूज करते हैं, और फिर जितना भी 100 एग है वो सारा जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उस केस में क्या है कि वहाँ वाटर का सरफेस है, तो वहां पर क्या होता है कि थ्रेटनिंग का चांस बहुत ज्यादा होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी फिशेज होते हैं जो कि जायगोट पे फीड करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो आकर के उस जायगोट को खा ले, तो यानी कि उतना जो प्रोसेस हुआ वो सब तो बेकार हो गया। इसीलिए वो ज्यादा क्वांटिटी में जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं कि अगर 100 जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए कि कुछ खा पी गया भी, मतलब फिशेस, छोटे छोटे फिशेस खा भी गए, तो 100 में से एटलीस्ट 5 तो कम से कम टेडपोल बन ही जाए। तो यही रीजन है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो चलिए अब आगे के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारा आगे का टॉपिक जो है वो फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। छोटा सा और 2-3 स्टेटमेंट है, उसको भी आप लोग देख ही लीजिए कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। प्लांट्स का अगर हम लोग बात करें गैमेट फॉर ट्रांसफर के अंदर में ही, इन प्लांट्स का बात करें तो क्या होता है, तो प्लांट्स में ध्यान से नोट कीजिएगा, पोलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट। यानी कि प्लांट्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो मेल गैमेट किस रूप में फीमेल गैमेट के पास जाता है, पोलन ग्रेन्स के रूप में। पोलन ग्रेन्स हम आप लोग जानते होंगे, आई थिंक कि 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि पोलन ग्रेन्स क्या होता है। पोलन ग्रेन्स वो चीज होता है जो कि पिस्टिल के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करता है, और वहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। फिर वही पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन के अंदर जो जेनेटिव सेल होता है वो डिवाइड करके 2 मेल न्यूक्लियस बनाता है, एक जाकर के ओवम के साथ रिएक्ट करता है और उसके साथ फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा मेल न्यूक्लियस जो है वो डिफिनिटिव न्यूक्लियस के साथ जाकर के फ्यूज करता है और वहां से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीज आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अगर नहीं आता होगा तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पोलन ग्रेन्स आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि मेल गैमेट प्लांट्स के केस में कैरियर कौन होता है, पोलन ग्रेन्स। और देखिए पॉइंट क्या होता है, बाइसेक्सुअल का अगर हम लोग बात करें, इन बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल में मीडियम का इसेंशियल नहीं होता है, मीडियम नेसेसरी नहीं होता है। मतलब जैसे कि प्लांट्स अगर वाटर में, वाटर का एक्वेटिक किसी ऑर्गेनिज्म का हम लोग बात करें तो वहां पर गैमेट के ट्रांसफर के लिए वाटर एज अ मीडियम का काम करता है, लेकिन बाइसेक्सुअल में मीडियम का जरूरत नहीं होता है। क्यों जरूरत नहीं होता ये भी देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये इस तरह से प्लांट है, ठीक है, ये फ्लावर है। हम लोग जानते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से इस तरह से निकला हुआ है, ये हो गया हमारा पिस्टिल यानी कि फीमेल पार्ट, और इस तरह से निकला हुआ है हमारा एंथर, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी एक ही फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। तो क्या इसमें कोई और एक्सटर्नल मीडियम का जरूरत है गैमेट ट्रांसफर करने के लिए? बिल्कुल नहीं, यहाँ से गैमेट उड़ेगा, यहाँ पर आके लैंड कर जाएगा, तो यहाँ पर कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। और वही अगर हम लोग यूनिसेक्सुअल का बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जो कि यूनिसेक्सुअल है, अगर मान लीजिए इसमें सिर्फ पिस्टिल ही है, फीमेल ही है, और कोई और प्लांट है इस तरह का फ्लावर जिसमें कि क्या है, एंथर है यानी मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल। तो यहाँ पर मीडियम का रिक्वायरमेंट है कि किसी भी मीडियम को यूज करके यहाँ से मेल गैमेट उड़ करके यहाँ फीमेल के पास आकर के लैंड करेगा और फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि हम लोग ये समझिए कि बाइसेक्सुअल में मीडियम का कोई जरूरत नहीं है, यूनिसेक्सुअल में मीडियम का जरूरत है। अब मीडियम में बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, जैसे एयर भी एक तरह का मीडियम हो सकता है पॉलन का ट्रांसफर करने के लिए। और क्या, इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई बात करें हम लोग, तो बटरफ्लाई का काम ही यही होता है, मतलब पेटल्स का, ये जो पेटल का फ्लावर का जो पेटल होता है वो बहुत कलरफुल होता है। क्यों होता है, इसके पीछे यही रीजन है
कि अगर पेटल कलरफुल होगा तो बटरफ्लाई का अट्रैक्शन उस पेटल के कलर के ऊपर जाएगा और फिर वहां पर बटरफ्लाई क्या करेगा, फ्लावर पे जाकर के बैठेगा। और जैसे ही बैठेगा तो वहां का पॉलन ग्रेन जो है वो अपने बॉडी के ऊपर उसके लग जाएगा और फिर वही बटरफ्लाई जाकर के मेल फ्लावर के ऊपर जाकर के बैठेगा। तो वही बटरफ्लाई मेल फ्लावर के ऊपर जाकर के बैठेगा तो वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स वहां से पिस्टिल के ऊपर लैंड कर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम लोग क्या देखें कि एक तरह विंड भी हो सकता है मीडियम, बटरफ्लाई यानी इंसेक्ट भी हो सकता है मीडियम, सॉइल भी हो सकता है मीडियम, और भी बहुत सारा ह्यूमन बीइंग हम लोग खुद मीडियम हो सकते हैं। तो इस केस में यूनिसेक्सुअल के केस में मीडियम का रिक्वायरमेंट जरूरी है, ये हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से यहाँ पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, पॉइंट्स नोट में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अभी तो आप समझ जाएंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन आगे याद करने के लिए पॉइंट्स होना जरूरी है। इन बाइसेक्सुअल एनी एक्सटर्नल मीडियम is not necessary। कोई भी एक्सटर्नल मीडियम जरूरी नहीं है कि होना चाहिए, लेकिन इन यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को हम लोग मोनोसेक्स भी बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल को डाइसेक्स भी बोलते हैं, ये सब चीज पता होगा। इन यूनिसेक्सुअल मीडियम इज वेरी एसेंशियल, यानी कि गैमेट के ट्रांसफर के लिए यूनिसेक्सुअल में मीडियम का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मीडियम नहीं होगा तो ट्रांसफर भी नहीं होगा। अब एक चीज और देखिए कि मीडियम तो जरूरी है, ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब इसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है गैमेट के ट्रांसफर के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन आप लोग के लिए कोई नया वर्ड नहीं होगा, आप लोग ने 10th क्लास में पढ़ लिया होगी पॉलिनेशन क्या होता है। सिंपल उसका डिफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में जाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको पॉलिनेशन होता है। लेकिन अगर किसी को ये पता नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को यही सब डिटेल में ही पढ़ना है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि इन यूनिसेक्सुअल मीडियम इज इसेंशियल एंड द मैकेनिज्म मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा। कुछ हम लोग ने एक्स्ट्रा बहुत ही बड़ा टॉपिक कवर नहीं किया, छोटे छोटे चीज जितने भी थे जिनको भी पढ़ना बहुत जरूरी था। तो हालांकि इस चैप्टर में ये सब चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज आपको पता रहेगा तो पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें सब चीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा, मैं आप लोग से कंप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में देखता हूँ कि कभी कोई डाउट नहीं पूछता है, कोई मतलब कोई स्टूडेंट डाउट पूछता ही नहीं है। तो मैं आप लोग को बोल तो नहीं सकता, मतलब इतना सजेस्ट कर सकता हूँ कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सारा वीडियो एक एक पॉइंट बुक का कवर करवा रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा बुक खोल करके, एक लाइन भी ऐसा जरूरी लाइन नहीं होगा जो कि हम लोग ने छोड़ा होगा। मतलब नीट के लिए तो कोई क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं होता। मैं आगे वाले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में आपको नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर से रिलेटेड करवाऊंगा, सारा नहीं करवाऊंगा। जैसे टोटल 30 क्वेश्चन आज तक नीट में इस चैप्टर से रिलेटेड आ चुके हैं, तो मैं आपको 10 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि हो सकता है कि इस लेक्चर में बहुत ही छोटा सा पॉइंट हो या फिर अच्छे से नहीं पढ़ाया गया हो, नहीं दिया गया हो, उसी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा या फिर क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप लोग से यही बोलूंगा कि आप लोग लेक्चर को ध्यान से पढ़िए, समझ करके पढ़िए, नोट्स बढ़िया से बनाइए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिखिए, उसका रिप्लाई जरूर आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।